कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रैब कर लेना या छोटे छोटे टॉयज ग्रैब कर लेना एंड सीधे वो अगेन उसको मुंह में डालते हैं, तो व्हाई डू दे डू दैट? जो नेक फोल्ड्स होते हैं, देयर इज सम रेडनेस, इज इट ओनली बिकॉज ऑफ ड्रूलिंग या कोई और रीजंस भी हो सकते हैं? तो हम कभी कभी नोट करते हैं विद यंग बेबीज लाइक दैट, उनकी चीक्स ड्राई हो जाते हैं. Why does that happen? My mother used to say, no, let the child cry, it's good for the development. What is the fact behind it? Is there like a duration, the right duration, कि एक दिन में कितनी बार और एक दिन में कितने टाइम के लिए? डायपर रैश क्या किया जाना चाहिए? How serious is it? What can we do on that rash so that the baby is comfortable, is not going through the pain of it? बेबी को फीवर है और वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गया है. वेलकम बैक टू बेबी स्टेप्स टू बेबी केयर. लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी बेबी के फर्स्ट 50 डेज के बारे में, जब सब कुछ बिल्कुल नया होता है. फर्स्ट बाथ, मसाज रूटीन, न्यूबॉर्न स्किन केयर एंड डायपर रैश, बेसिकली बेबी केयर की फाउंडेशन. लेकिन जैसे ही बेबी 3 मंथ्स क्रॉस करता है, पेरेंट्स एक इंटरेस्टिंग चेंज नोटिस करते हैं. बेबी सडनली ज़्यादा अलर्ट हो जाता है, ज़्यादा स्माइल्स, ज़्यादा मूवमेंट्स एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, क्यूरियोसिटी. और अब बेबी सिर्फ दुनिया को देख नहीं रहा, एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है. तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे 3 से 6 मंथ्स के फेज़ की, जब बेबीज ड्रूल करते हैं, रोल करना स्टार्ट करते हैं और हर चीज़ माउथ में डालने लगते हैं और पेरेंट्स को नए सिचुएशंस फेस करने पड़ते हैं. एंड जॉइनिंग अस टुडे इज़ डॉक्टर अंशिता जैन. डॉक्टर, वेलकम टू द शो. Thank you so much. Thank you for having me here. सो डॉक्टर, आई वुड लाइक टू बिगिन विद आस्किंग यू कि जैसे हमने बोला 3 to 6 मंथ्स, अब जैसे ही बेबी 3 मंथ्स के होते हैं वो एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाते हैं. ऐसा क्या डेवलपमेंट होता है? 3 months एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है बेबीज़ के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी. अभी तक सब कुछ ऑटो पायलट मोड पे चलता है. बेबी बस लेटा हुआ है, फीडिंग किया, बर्पिंग किया, वापस से सुला दिया, सब कुछ ऑटो पायलट मोड पे. 3 months के बाद जाके तो नया बिल्कुल न्यू फेज़ आता है. वहाँ पर पेरेंट्स देखते हैं कि अच्छा बच्चा अब ना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो गया है. Right. तो वो बेबीज़ जो होते हैं वो पेरेंट्स को देख के स्माइल करने लग जाते हैं, फेशियल रिकग्निशन आ जाता है. फाइनली दे रियलाइज़ अच्छा ये मेरे पेरेंट्स हैं, इतने टाइम से वूम से जिनसे मेरी बात हो रही थी वो ऐसे दिखते हैं. तो विजुअल फोकस बेटर होता है, कलर परसेप्शन बेटर होता है, जो लॉन्ग जो डिस्टेंस जो होती है वो और बेटर देख पाते हैं बच्चे. सो दे आर एबल टू एक्सप्लोर बेटर, दे आर एबल टू परसीव थिंग्स बेटर. मोर ओवर क्या होता है कि जो ब्रेन कनेक्शंस होते हैं वो विद ईच पासिंग डे बहुत बढ़ रहे होते हैं. देयर आर मिलियंस ऑफ न्यू ब्रेन कनेक्शंस दैट आर डेवलपिंग. उसकी वजह से बेबीज़ मूवमेंट को, लाइट को, लोगों को, सबको बहुत बेहतर परसीव करते हैं. देन हैविंग सेड दैट मसल्स स्ट्रॉन्ग हो रही होती हैं, हेड कंट्रोल अब आना स्टार्ट हो रहा होता है, शोल्डर मसल्स, कोर मसल्स. तो उनको लगता है कि अब तो ये सब स्ट्रॉन्ग हो रहा है, चलो लेट मी जस्ट डू अ लिटिल पुशअप एंड सी क्या चल रहा है आगे पीछे. सो दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग एंड दे वुड वांट टू सी क्या हो रहा है. बेसिकली दे जस्ट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग. दे डोंट वांट टू बी लेफ्ट अलोन देयर ऑन द बेड. और मोस्टली तो एंड होता क्या है कि ये जो बेबीज़ होते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है जिसको कहते हैं सोशल स्माइल. तो अब बच्चे साथ में बात करना स्टार्ट करते हैं. मदर अगर कुछ बोलती है तो दे स्टार्ट स्माइलिंग, पेरेंट्स बोलते हैं दे स्टार्ट स्माइलिंग. कहीं से अगर मदर की आवाज़ आती है तो वो एंटिसिपेशन के अंदर दे स्टार्ट साइकिलिंग एंड दे स्टार्ट मूविंग देयर हैंड्स एंड फीट. तो ये सब चीज़ें सब साथ में चल रही होती हैं एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स द बॉन्ड स्पेशल नाउ विद द पेरेंट्स एंड द बेबी. तो इसीलिए ये 3 महीने के टाइम पे हमें लगता है कि बड़ा चेंज सा हो गया है. सो आपने मेंशन किया दे स्टार्ट टू स्माइल, सो दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ बॉन्डिंग, दैट दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ बॉन्ड विद द मदर. इस स्टेज में एक और चीज़ होती है कि वो लोग हाथ चलाना शुरू कर देते हैं, जैसे आपने मेंशन किया, और हाथ जाता है सीधे मुंह मुंह में. में. और उसके साथ साथ कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रैब कर लेना या छोटे छोटे टॉयज ग्रैब कर लेना एंड सीधे वो अगेन उसको मुंह में डालते हैं. तो व्हाई डू दे डू दैट? ओके, सो दैट इज़ अ वेरी कॉमन डाउट ऑफ मोस्ट ऑफ द Yes. पेरेंट्स कि मैम ये बच्चा ना हर चीज़ मुंह में डालता है, कैसे चलेगा काम. Hmm. सो बेसिकली माउथ जो होता है बच्चों का, इट इज़ अ सेंसरी स्कैनर.
इतने सारे नर्व एंडिंग्स होते हैं माउथ के अंदर, बेबी वुड वांट टू जस्ट पुट एवरीथिंग इन द माउथ एंड सी, अच्छा ये कैसा है, टेक्सचर, टेम्परेचर, शेप, कुछ भी मुंह में जाता है, अच्छा ये सॉफ्ट है, हार्ड है, चलो लेट मी जस्ट टेक अ बाइट एंड सी कि कैसा लगता है, अच्छा टेम्परेचर ठंडा है, गर्म है। और इन सब चीज़ों से जैसे ही वो मुंह में जाता है, ब्रेन के अंदर ना एक मेंटल ऐसे मैप बन जाता है कि एंड दिस इज़ व्हाट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन। ओके। कोई मम्मी का अगर बच्चा अगर मम्मी की गोदी में है और मम्मा देखेंगे कुछ टाइम बाद जाके उनका दुपट्टा पूरा गीला हो जाएगा, हाँ। बच्चे के खुद के क्लोथ्स गीले हो जाएंगे। 5 मंथ्स के आसपास जब बेबीज व्हेन दे स्टार्ट टू सिट विद सपोर्ट, दे कम टू अ ओपीडी एंड वी कैन सी वो बेबीज इतने रेस्टलेस होते हैं, उनको अपनी मम्मी की फिंगर उठा के वो Yes. बेबीज विल कीप नॉइंग ऑन द मदर्स फिंगर। तो इट्स जस्ट दैट द बेबी वुड वांट टू एक्सप्लोर, हर चीज़ मुंह में होती है बिकॉज हमेशा एक्सप्लोर करना होता है कि कैसा टेम्परेचर है इसका, ये सॉफ्ट है, कोल्ड है, क्या चल रहा है, देखो तो सही, अभी तक तो मुझे नहीं पता, दिस इज अ न्यू थिंग। सो Right. दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ ओरोसेंसरी एक्सप्लोरेशन। So there are two things I want to ask related to this. एक तो पहली बात, जिस तरह से आप बता रही हैं ऐसा लगता है कि नॉर्मल है और हमें रोकना नहीं चाहिए, राइट? एंड सेकंड थिंग, प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए ऐसे में? जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इतना साफ नहीं है एंड वी आर सो पर्टिकुलर अबाउट जर्म्स, कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं? एक्चुअली इतना बड़ा ना ये होता नहीं है जहाँ पे पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम ये हर चीज़ मुंह में डाल रहा है तो इसको इन्फेक्शन हो जाएगा, कैसे चलेगा काम। सो द होल आइडिया इज टू कीप इट क्लीन Okay. and not be all panicky about it and start sterilizing and sanitizing everything. So you practically cannot do it. Right. You can probably just see अगर बच्चे ने कुछ नीचे थ्रो कर दिया है, you can just probably just put in the running water, dab it dry and give it back. That's what you can do. You can if the baby is taking your fingers in the mouth, you can just wash your hands with soap and water. और अगर बच्चा अपना ले रहा है तो उनके हैंड्स तो क्लीन ही रहते हैं। Right. तो इतना पैनिक और स्ट्रेस नहीं करना। पेरेंटिंग इज हैज़ टू बी वेरी सिंपल एंड वेरी अनकॉम्प्लिकेटेड। तो All उसको right. और हैविंग सेड दैट, इन सब चीज़ों से ना थोड़े बहुत जर्म्स ज़रूर बॉडी में जाते हैं, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि छोटे छोटे जो नेचुरल माइक्रोब्स होते हैं वो जाते हैं तो वो दे कीप प्राइमिंग द बेबीज इम्यून सिस्टम, उससे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है। सो इट्स अ गुड थिंग। Yeah, and you're so right. Actually, हम लोग सोच के ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, उतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं नहीं है. होता है। इट्स सच अ नेचुरल एंड ब्यूटीफुल जर्नी. यस इट इज़। सो हमने बात की जैसे हाथ मुंह में लेते हैं, उसी से रिलेटेड एक चीज़ है ड्रूलिंग. And what do you have to say about that? Like, I'm sure you get a lot of questions. Yes, I do. So drooling, मेरे मदर्स आते हैं बोलते हैं मैम कुछ ऐसी दवाई भी है क्या जिससे कि ये कम हो सकता है, ये इतना होता है। कुछ मदर्स कहते हैं कि मैम ये इट इज सो एम्बैरेसिंग, ही इज ऑलवेज स्पिटिंग इट आउट। तो इट इज़ नॉट एट ऑल एम्बैरेसिंग, इट इज़ अ नॉर्मल डेवलपमेंट माइलस्टोन, प्लीज एम्ब्रेस इट। थैंक यू सो मच. इससे बहुत लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे. ऑल्सो ड्रूलिंग जैसे होता है तो इज इट रिलेटेड टू टीदिंग? Yeah, so it is not related to teething. Teething happens at 6 months. है ना? Right. और drooling starts way before teething starts. But yes, it does play a little role in teething. मतलब teething के टाइम पर भी drooling होती है, but classically जो 3 to 6 months वाली जो drooling होती है when the baby starts really salivating, तो उस टाइम पे the salivary glands they become active. तो salivary glands active होते हैं, saliva खूब सारा निकलता है, साथ में बेबी के मसल्स इतने स्ट्रांग नहीं होते जिसकी वजह से वो सलाइवा को swallow कर पाए. So again that leads to more drooling. And third of all, जिसकी हम पहले बात भी कर चुके हैं, everything is in the mouth, तो वो stimulus मिलता रहता है, तो salivary glands और saliva secrete करते हैं, and it just keeps drooling and all clothes they keep getting wet. In fact, दिन में 3 से 4 बार कपड़े बदलने पड़ते हैं because of drooling. This is what mothers say. So it's normal. Yes, I have also experienced it with my son. Yeah. So, but it's good to have that kind of reassurance that it's very normal. Yes. कुछ गलत नहीं है, एकदम normal, ये natural होगा है. इसका मतलब है कि आपका बच्चा डेवलपमेंटली नॉर्मल है. Right. उसका वो ही इज एक्सप्लोरिंग, इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ हिज एक्सप्लोरेशन. जितना आप, बहुत पेरेंट्स कहते हैं मैम अगर ऐसे ऐसे कर रहे हैं बाद में जाके थम सकिंग तो नहीं हो जाएगी. Yeah. नहीं होगी थम सकिंग. जितना आप अभी उसको करने दोगे आगे थम सकिंग नहीं होगी. इट कम्फर्ट्स द बेबी. तो थम सकिंग और ये जितनी भी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ भी नहीं होने वाला. Just let the baby be. Okay, so next question related to the saliva again, क्योंकि ड्रूलिंग हो रहा है तो नेचुरली थोड़ा सलाइवा नहीं, हम कितना भी उसको वाइप आउट करें तो थोड़ा सलाइवा नीचे जाता है नेक के अराउंड, एंड जो नेक फोल्ड्स होते हैं उसकी वजह से आई थिंक देयर इज सम रेडनेस. सो इज इट समथिंग टू वरी? व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? या सो होता क्या है, सलाइवा ड्रूल
हो रहा है वो हाँ। drool, okay, it is there on the skin, Right. on the cheeks, on the chin and on the neck folds. So saliva also contains digestive enzyme, ptyalin होता है. तो जो digestive enzyme होता है ना, it acts as an irritant on the skin. अब बच्चों की स्किन बड़ों की स्किन से तो बिल्कुल अलग होती है. अब बच्चों की जो स्किन होती है वो थोड़ी सी immature होती है. It is still getting primed, it is still getting maturer day by day. तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है ये मैच्योर स्किन पे लगता है, और साथ में जो फोल्ड्स होते हैं, नेक फोल्ड्स, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है, वो होती है मॉइस्चर, नमी. तो वो मॉइस्चर जो होता है, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ बैक्टीरिया बिल्डअप एंड इन्फेक्शन का. तो समटाइम्स वो रैश जो है, रैश तो होता है आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से, विच इज़ एक्चुअली इरिटेंट, एंड इट कैन व्हाट वी कॉल इट एज, जो आपका टर्म होता है, इज कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस. कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस मतलब सलाइवा का Okay. कॉन्टैक्ट हुआ, और डर्मेटाइटिस मतलब स्किन ने रिएक्ट करा. इसको डूल रैश भी बोलते हैं हम. So how do we clean it, or what is the frequency at which we should be cleaning so that further rashes नहीं हो या further उसका skin खराब नहीं हो? सो यू हैव टू लेट द स्किन ब्रीथ. तो सलाइवा तो निकलेगा, बट देन या तो आप क्या करो कि आप सिर्फ एक प्लेन कॉटन का कपड़ा लीजिए, जस्ट डिप इट इन वाटर एंड जस्ट वाइप इट ऑफ. वेरी जेंटली यू हैव टू डू इट. फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा अगर होगा फिर अगेन द स्किन विल ब्रेक. तो एक तो आपको कॉटन का कपड़ा आप यूज़ करिए, एंड यू फोल्ड्स पे तो नहीं, बट ऑन द चीक्स एंड ऑन द चिन यू शुड बी अप्लाइंग अ बैरियर क्रीम. Okay. Yeah, All so- right. yeah, a barrier has to be maintained from the irritant and the skin. So sometimes these red marks that are seen, is it only because of drooling या कोई और reasons भी हो सकते हैं? रेड मार्क्स आपका ड्रूलिंग की वजह से हो सकता है. बहुत बार बेबी स्पिटअप्स करते हैं, रीगर्जिटेटेड मिल्क आता है. सो ऑल ऑफ दिस, द लिक्विड, इट गेट्स accumulated in the fold. Okay. So anything that gets accumulated in the fold will cause some sort of reaction on the skin. And moisture अगर ट्रैप हो जाता है उससे भी होते हैं? यस, डेफिनेटली. मॉइस्चर अगर ट्रैप हो जाता है तो उससे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, एंड मॉइस्चर खुद से ही, क्योंकि हाँ. उसमें वाटर कंटेंट है, नमी है, तो स्किन रिएक्ट करती है, एंड अगेन इट विल लीड टू अ रैश. ड्रूलिंग की वजह से तो रेड मार्क्स आ जाते हैं, बट जो स्किन फोल्ड्स हैं उनमें रेड रैशेस कोई और रीज़न से भी आ सकते हैं. एंड व्हाट शुड वी डू अबाउट इट? क्या प्रिकॉशंस लें और उनसे डील कैसे करें? राइट. तो ड्रूलिंग तो है ही वन ऑफ द रीजंस, बट साथ में ना रीगर्जिटेटेड मिल्क भी बहुत कॉमन होता है बेबीज़ में, स्पिटअप्स की वजह से. तो यही मिल्क चला जाता है फोल्ड्स के अंदर, और साथ में मॉइस्चर भी होता है. तो मॉइस्चर, रीगर्जिटेटेड मिल्क, साथ में स्वेट भी होता है, पसीना, प्लस साथ के अंदर जो ड्रूलिंग है, सब मिल के वहाँ फोल्ड्स में इकट्ठा हो जाता है. Okay. तो उसकी वजह से द स्किन रिएक्ट्स, एंड स्किन रिएक्ट्स तो वहाँ पे रेडनेस स्टार्ट हो जाती है. दैट इज अ कॉज ऑफ रैश. समटाइम्स बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर build-up, what happens is superadded fungal or bacterial infection can also happen. So that can also worsen the rash. सो डॉक्टर, वी टॉक्ड अबाउट द रैशेस जो हो जाते हैं अगर कभी ड्रूलिंग हो इसकी वजह से, पर और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से रैशेस होते हैं. तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? मतलब क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? कैसे हमें उन्हें साफ रखना चाहिए? एनी टिप्स दैट यू कैन गिव? साफ रखने के लिए जो भी स्पिटअप्स होते हैं, सो स्पिटअप्स इज़ अनदर रीज़न फॉर रैश. तो स्पिटअप्स हमको क्लीन करना होता है. तो क्लीन कैसे करेंगे? आइदर वी विल यूज़ अ कॉटन क्लॉथ डिप्ड इन वाटर, वाइप इट ऑफ, और वी कैन यूज़ लोशन बेस्ड वाइप्स. Okay. They are pretty gentle on the skin, and we can just use it, clean it, but you have to be very gentle about it. All right. I think sometimes even when we are going out, these wipes are very helpful क्योंकि हम बेबी एकदम freshen up हो जाते हैं using these Yes, wipes. yes, definitely, yes. All right. Now I move to the next topic. So हम कभी कभी नोट करते हैं with young babies like that, उनके cheeks dry हो जाते हैं. Why does that happen? सो बेबी की स्किन ना बहुत सेंसिटिव होती है, लाइक इट्स रियली सेंसिटिव. जैसे बेबी के ऑर्गन्स सब मेच्योर होते हैं, द हार्ट, द लंग, द किडनी, बिल्कुल वैसे ही स्किन इज एन ऑर्गन, एंड ऑर्गन इज ऑल्सो मेच्योरिंग. सो विद ईच पासिंग डे इट्स गेटिंग बेटर. लेकिन उसमें बेबीज में बॉडी सरफेस एरिया बहुत होता है, जिसकी वजह से हीट लॉस बहुत होता है, एंड द वाटर is not trapped inside the skin. तो when I say this, I mean कि उनके नॉर्मल हमारे स्किन के अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर हमेशा रहता है. ऑयली स्किन जिसको हम लोग बोलते हैं, नॉर्मल हमारे बेबीज़ के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो इनहेरेंटली ही कम होता है. Okay. और यहाँ पर बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट वाइपिंग, फ्रीक्वेंट क्लीनिंग, बीइंग वेरी विग्रस अबाउट इट, व्हाट हैपन्स, द अपर लेयर ऑफ द स्किन, इट गेट्स
stripped off the natural oils, and this is what causes all the dryness on the Alright. skin. So the idea is to be gentle with the baby first, Yes. and जैसे जब बेबी न्यू बॉर्न होता है से लेकर 3 to 6 months, आई थिंक थोड़ा सा स्किन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे आपने बोला, और होती चली जाती है, बट मॉइस्चराइजेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इसमें? मॉइस्चराइजेशन का ही की रोल है इसके Okay. अंदर, बिकॉज यू रियली हैव टू अप्लाई and reapply and then reapply again. So Okay. after every few hours you need to just keep moisturizing the skin so that the moisture gets trapped inside the skin. So it Alright. acts like a barrier between the environment and the skin. So the baby is also more comfortable if there's no Yes. dryness, the skin is moisturized, and then they can explore more. Oh yes. Yes. Happier baby will be a better explorer. So moisturization में I want to ask you, there is like a variety of things in the market, so many products. What are the main ingredients that we should be looking for when it comes to baby? Because the skin is so delicate, we don't want to go wrong. Yeah, definitely. So लोशन हमको ऐसा यूज़ करना चाहिए जिसके अंदर ग्लिसरीन हो. सो ग्लिसरीन व्हाट हैपेंस इज ग्लिसरीन विल जस्ट लॉक इन ऑल द मॉइस्चर. B5 will help in repairing of the skin and will act as a barrier, and aloe vera will have some soothing effect. Perfect. So these are the ingredients we should be looking for. Okay, now moving on to another milestone, when the child starts to roll over. ये बहुत एक्साइटिंग फेज होता है बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस. इसमें क्या हमको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, एंड शुड देयर बी लाइक अ टाइम पीरियड 3 to 6 months में रोल होना ही चाहिए? what is happening around that small little brain? What is the development that's happening? राइट. सो 3 to 6 months के अंदर जो रोलिंग ओवर होती है, मतलब पलटना एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन होता है. क्यों होता है? क्योंकि बेबीज के लिए दैट इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट मूवमेंट. Right. बच्चा आप खुद पलट के देख सकता है, अच्छा मेरे लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, कैसा फील हो रहा है, अच्छा मैं मेरे हैंड्स और लेग्स क्या साथ में पलट सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन, एंड इट ऑल्सो मीन्स दैट द मसल्स आर गेटिंग स्ट्रेंथेंड. क्योंकि उसकी हेड की, नेक की, शोल्डर, कोर की मसल्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ. दैट इज द रीजन वाई द चाइल्ड इज नाउ एबल टू roll over. So it is a good milestone, it is a very special milestone, but साथ में it is a little dangerous milestone also. Yes, so we have to be very very careful. Very careful. Most of the babies they come to us 3 to 6 months के अंदर ही, जब बच्चा बेड से गिर जाता है, वो रोल करते करते, and in 1 second Yes. you will blink your eye, and in one blink the baby is going to toss नीचे. Yes. So it's you have to be little vigilant. दूसरा जो रोलिंग ओवर है, why is it important? Only after rolling over will the child be able to sit with support. The next milestone will only come once the child has perfected rolling over. ओके, एंड दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू गिविंग द चाइल्ड टमी टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे काफ़ी कुछ बताया था व्हेन आई बिकेम अ न्यू मॉम, एंड माई चाइल्ड पर्सनली वाज लाइक यूज्ड टू गेट वेरी इरिटेटेड विद इट एंड यूज्ड टू क्राई, एंड माई मदर यूज्ड टू से नो लेट द चाइल्ड क्राई, इट्स गुड फॉर द डेवलपमेंट. व्हाट इज़ द फैक्ट बिहाइंड इट? लाइक आई डेंट वांट टू सी हिम गो थ्रू दैट बिकॉज आई थॉट उसको टॉर्चर हो रहा है, बट इट ऑल्सो काइंड ऑफ हेल्प्स इन द डेवलपमेंट, राइट? सो वॉट आई वॉन्ट यू टू क्लियर इट आउट फॉर मी. या सो टमी टाइम का मतलब होता है बच्चे को पेट के बल लिटाना. हाँ. तो हम तो बोलते हैं न्यू बॉर्न बच्चा हॉस्पिटल से घर आता है एंड प्लीज स्टार्ट टमी टाइम. अब Okay. इतने जब व्हेन द बेबी सो फ्रैजाइल, देन आल्सो वी जनरली एडवाइज द पेरेंट्स टू स्टार्ट टमी टाइम. ओके. व्हाई डू वी एडवाइज? बिकॉज टमी टाइम में क्या होता है, बच्चा जब पेट के बल लेटा होता है तो द बेबी ट्राइज टू लिफ्ट अप द नेक even for few seconds. तो वो उसी बीच में ही the core muscles they start strengthening. It's like a it's like an exercise. Yeah, it's like a toning exercise. तो और neck muscle strengthen होती है, head muscle strengthen होती है, shoulder muscle strengthen होती है. तो उसकी वजह से बच्चा जो होता है वो next milestone अटेन करता है. तो 3 to 6 months के अंदर भी हम लोग बोलते हैं टमी टाइम कराओ, and preferably on a hard surface. It should not be like on a sofa with the baby is only seeping in. ऐसे नहीं होना चाहिए. फ्लोर टाइम होना चाहिए, या फिर कोई हार्ड सरफेस पे हम बोलते हैं बच्चे को, वहाँ पे आप टमी टाइम दीजिए. इन एडिशन टू दिस, जब बच्चा टमी पे लेटा हुआ है तो पेट में जो गैस होती है, जो कोलिकी बेबीज होते हैं, इट हेल्प्स देम रिलीव देम ऑफ द कोलिक ऑल्सो. तो कोलिकी बेबीज आर लिटिल लेस कोलिकी आफ्टर टमी टाइम. एंड इज देयर लाइक अ ड्यूरेशन, द राइट ड्यूरेशन, कि एक दिन में कितनी बार और एक दिन में कितने टाइम के लिए क्या ड्यूरेशन होना चाहिए?
we generally tell the parents to start slow. Okay. 1 से 2 मिनट 1 से 2 बार करो आप दिन भर में, सो द बेबी ऑल्सो गेट्स एक्लिमेटाइज टू द टमी टाइम. तब तक करो आप इनिशियली जब तक बच्चा कंफर्टेबल है. बच्चा कह रहा है नहीं, ही इज़ नॉट कंफर्टेबल, ही स्टार्ट्स क्राइंग, यू कांट लेट द बेबी क्राई. यू पुट द बेबी वापस से ऑन द बैक, एंड देन you console the baby, comfort the baby, and then you put the baby again on tummy time. Okay. So this is one thing. Still, if the baby is protesting, the baby is really not liking tummy time, तो आप start कर सकते हो अपने ऊपर रखना. Acha, okay. That is, I think, more comforting for the baby also. Yes, it is very comforting, especially mother, father, दादा दादी, नाना नानी, आराम से मदर को थोड़ा सा रेस्ट दे सकते हो और खुद बच्चे को टमी टाइम पे आप रखो. द बेबी विल बी रियली हैप्पी एंड कंफर्टेड. तो उसके बाद वंस द बेबी इज लिटिल कंफर्टेड, देन यू कैन प्रॉब्ली शिफ्ट द बेबी ऑन द बेड. That's a very valuable advice. I think parents are going to benefit from it. ऑल्सो कितनी बार करना चाहिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन नहीं है. टोटली डिमांड. हम कहते हैं आप जितना बच्चा आराम से पेट के बल लेटा हुआ है, लेट द बेबी बी, इट्स गुड. Okay. बट इट शुड ऑलवेज बी अंडर सुपरविजन. That's important. वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी स्पोक अबाउट मूवमेंट, और बच्चे मूवमेंट करते हैं, रोल ओवर करते हैं या टमी टाइम करते हैं, सो दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन. और फ्रिक्शन की वजह से अगर बच्चों ने डाइपर पहना है, डाइपर भी रब कर रहा है अगेंस्ट द बॉडी, फ्रिक्शन कॉज हो रहा है. दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर टॉपिक, डाइपर रैश. क्या किया जाना चाहिए एंड हाउ सीरियस इज इट? Diaper rash is one of the most common rashes that Okay. we see in All our right. OPD. अब होता क्या है डायपर रैश के अंदर, डेफिनेटली मूवमेंट इज़ वन थिंग. बच्चे साइकिलिंग करते हैं और साथ में अपने हाथ पैर की मूवमेंट होती है, रोलिंग ओवर कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली मूवमेंट होता है. साथ में डायपर वाला जो एरिया होता है, इट इज़ इनहेरेंटली वार्म एंड मॉइस्ट. राइट. तो मॉइस्चर जहाँ पे भी है, जहाँ पे वार्मथ है, वहाँ पे आपका फंगल इन्फेक्शन होने का चांस रहता है. दैट इज़ वन थिंग. दूसरा, डायपर के अंदर आपके ग्लूटियल के फोल्ड्स होते हैं, हिप्स के फोल्ड्स होते हैं. अगेन फोल्ड है, फोल्ड के अंदर मॉइस्चर है. साथ में यूरिन एंड स्टूल्स, another Yeah. irritant. Yes. So when all these 4 things they come together, the skin will react. The skin has to react. So agar if the stools and urine they are in contact with the skin for a longer period of time, it will cause irritation. Plus the friction will also cause a breach in the superficial layer of skin. It will lead to diaper rash. So it's a very normal, natural occurring thing. Like diaper rashes are very common, as you said, so we don't have to worry. But what can we do on that rash so that the baby is comfortable, is not going through the pain of it? What Right. can we apply? Application is one thing, but the most important thing is to actually make sure that the contact is not there, the diaper. So we generally ask the parents if it is feasible for them to remove the diaper and give the child diaper free time as much as they can. Okay. Okay, now for some reason, maybe the help is not there, maybe the parents, they really can't afford to keep the baby diaper free, so we tell them to change the diaper very frequently. Once the baby has passed stools, passed urine, we tell them please change the diaper, because we don't want any contact of the skin with the urine or stools. Apart from urine and stools, another very important contributory factor to diaper rash is the tight diaper. Okay. If the diaper is too tight, it will definitely worsen the rash. So whenever you're changing the diaper, please make sure it is not very tight and you're able to put one finger inside the diaper. So basically it should breathe. It on the diaper line, it should breathe. All right. So once we've removed the diaper, we clean the diaper area. We clean the private part, the genitals, inner thigh, everything we clean. Very gently we need to do this, and then we need to apply a barrier cream. All right. Okay. Yeah, and the barrier cream should be zinc oxide based. So what will happen is zinc oxide will help in healing, and it will also create a barrier which will help in healing. So the idea is to be very gentle. The cleansing has to be done in a very gentle way so that the baby's skin can breathe and relax. Yes. That brings me to the next question about the bathing ritual. So it's a very delicate ritual because we look at videos, but when we actually have to give birth to a baby, it's a different game altogether. It is. So the baby's skin is very delicate and we have to give a bath. So we are always concerned about the temperature of the water and the right products to use. What is your suggestion or advice on this? Less is more.
Okay. You don't have it there is no skin care routine for a baby. The lesser you do, the lesser you interfere with the baby's skin, the better it is. So we see a lot of parents coming to us, हमने ना वो वाला लगाया, फिर हमें वो अच्छा नहीं लगा, फिर हमने ना मैम वहाँ पे यूएसए से हमने वो वाला प्रोडक्ट मंगवाया, फिर मैम हमने ना वो पता नहीं एक्स्ट्रा वर्जिन वाला कुछ मंगवाया. मतलब प्लीज़ ऐसा आपको इतना कुछ नहीं करना है. You don't have to go miles for skincare of your baby. Keep it very simple. Less is more. And ironically and surprisingly, you actually need to bathe the baby just 2 to 3 times in a week. Even the IAP recommends this, and you don't need to bathe the baby every day. Okay. Secondly, the bath time has to be just 5 to 10 minutes and not very elaborate. उसी से ही बेबी की स्किन विल बी सपल एंड नॉर्मल एंड ओके. In addition to this, a baby soap has to be very gentle on the skin. उसके अंदर germ से protection होना चाहिए. साथ में it should not cause any irritation and should not cause any dryness. Okay. I like your simple answers because actually a lot of people get confused with so many things around, so many products here and there. They don't know what to look for. So this is really going to help them. Yes. So now we move to the next topic, bedtime ritual. मेरा फेवरेट है. तो आप शुरू हो जाइए. तो बेड टाइम रिचुअल क्या होता है कि ये भी वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस होता है. मैम ये स्टार्टिंग में जब आते हैं तो सारे पेरेंट्स क्या दादा दादी भी इतना परेशान हो जाते हैं. दे कम टू अस एंड दे लाइक मैम आप ये कुछ करो इस बच्चे का, रात भर ये बच्चा उठा रहता है और दिन भर ये बच्चा सोता है. तो आई ऑलवेज टेल देम कि अभी भी सर्केडियन रिदम मैच्योर हो रही है. अभी उस बेचारे को पता ही नहीं है कि दिन क्या है रात क्या है. मेलेटोनिन हार्मोन अभी ठीक तरह से रेगुलेट होना स्टार्ट नहीं हुआ. 3 months के बाद we can easily start with a bedtime ritual. Okay. तो bedtime ritual के अंदर it is better to make proper 2-3-4 things, 2-3-4 steps while you're putting the baby to bed. Okay. So एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिडिक्टेबिलिटी. सो बेबीज लव प्रिडिक्टेबिलिटी. सो वी शुड बी पुटिंग द बेबी टू बेड एट दैट पर्टिकुलर टाइम. अगर हमने सोचा बच्चा रात में 9 बजे सो जाएगा तो 8 o'clock से आप सब स्टार्ट कर दो उसको रेडी करना बेड के लिए. एंड बाय 9 यू शुड बी डन विद ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू डू. सो इस रेडी करने के प्रोसेस में मसाज कहीं फिट होता है? हाउ Definitely. इम्पोर्टेंट इज इट? द नेक्स्ट स्टेप इसका मसाज ही है. Alright. तो आप बेबी को आप अनड्रेस करोगे, मसाज करना है आपको बच्चे को. मसाज इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बेबीज रूटीन. तो हम बहुत बार पेरेंट्स दिन में एक बार करते हैं, हम बोलते हैं आप 2 बार करो. ये बच्चा जब सुबह उठता है तब एंड एक बार सोने से पहले. नाउ व्हाई इज मसाज सो इम्पॉर्टेंट? मसाज बच्चे और पेरेंट्स के बीच के अंदर बॉन्डिंग करवाता है रात में. एंड जितने अच्छे से हम मसाज करते हैं उतने हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं. सेम जैसे हम लोग मसाज कराते हैं, मसाज के बाद वी जस्ट फील लाइक स्लीपिंग एंड रिलैक्सिंग. सेम इज द केस विद द बेबी. द बेबी फील्स एट ईज and they are very very happy and very nicely they will just sleep off. Apart from massage and the same time when you put the baby to bed, massage के बाद हमको बच्चे को probably if you want to just give him a warm bath, that is okay. warm bath का मतलब है just not use any soap but just पानी से आप उसको आपने नहला दिया या फिर आपने उसको हल्का सा क्लीन कर दिया एंड जस्ट चेंज द बेबीज क्लोथ्स, न्यू सेट ऑफ क्लोथ्स, कॉटन के क्लोथ्स, चेंज द डाइपर एंड यू कैन प्रॉब्ली स्टार्ट सिंगिंग अ पोएम और अ ललाबाई, जिससे कि बच्चा ग्रेजुअली विथ टाइम द बेबी इज गोइंग टू स्टार्ट एसोसिएटिंग ऑल दीज 3 steps विथ स्लीप. कि अच्छा मम्मा आ गई हैं, मम्मा ने अभी गाना स्टार्ट कर दिया, अभी मेरी मसाज हो रही है और अब मैं नहा लिया हूँ एंड आई थिंक आई शुड जस्ट स्लीप. साथ में लाइट्स डिम्स होना बहुत ज़रूरी है. धीरे धीरे विद टाइम पेरेंट्स विल बी एबल टू सी कि ये बच्चा का सोना बेटर हो गया है. अराउंड 8:30 9:30 द बेबी विल ड्रिफ्ट ऑफ टू स्लीप. ओके. एंड सिंस वी आर स्पीकिंग अबाउट मसाजिंग, क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए मसाज ऑयल्स में ताकि बच्चे को वो स्लीप टाइम रूटीन में हेल्प करे, उस पूरे प्रोसेस में हेल्प करे एंड द चाइल्ड कैन गो बैक टू स्लीप पीसफुली? So massage oil should again be delicate and massage oil के अंदर vitamin E होना चाहिए and it should obviously be very sensitive on the skin and should not cause any skin reaction. Okay.
Now I have a very interesting segment because I have questions from all across India, and these new mothers, they want to know from an expert about different topics about related to child. So let me ask you, should I start? Yeah, please go ahead. ऑल राइट, एक सबसे पहला क्वेश्चन है, मेरा बेबी दिन भर अजीब अजीब साउंड्स निकालता है और कभी स्क्वील करता है, कभी चिल्लाता है, क्या ये नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल है, आपका बच्चा आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, वो बातचीत करना स्टार्ट कर रहा है, वो आपसे बोल रहा है कि ओ आई एम सो एक्साइटेड ममा, एंड इट इज़ जस्ट हिज वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, क्योंकि उसको भी वर्ड्स नहीं आते. सो Right. ये अभी वोकैबुलरी अभी सीखेंगे. और अभी तक बेबी सिर्फ देखता है पेरेंट्स को, पेरेंट्स की टोन एक्साइटमेंट वाली टोन है या ये गुस्से वाली टोन है. अब 3 मंथ्स के बाद ना बच्चा खुद एक्सप्लोर करता है, प्रोसेस करता है कि अच्छा मैं अगर ज़ोर से बोलूँगा तो कैसे आवाज़ आएगी, मैं धीरे से बोलूँगा तो कैसे आवाज़ आएगी, क्या ऊ बोलूँगा, एंड वट एवर. अब धीरे धीरे देखना, जैसे जैसे बच्चा जो जो आप बोलोगे, बच्चा विल ट्राई टू कॉपी द सेम टोन. Oh, अगर आप wow. बोलोगे ऊ, तो आप देखो कुछ टाइम बाद जाके बच्चा भी विल ट्राई टू से ऊ. सो बेबीज दे Yeah. ट्राई टू इमिटेट योर टोन. Also, I think it's just showing that their brain is developing, so that senses are developing for Yes. him to react and respond. Yes, so this is all interaction. It is a two-way interaction that's happening. So it's a good thing. Enjoy it. So the next question is, somebody has asked, उनका बच्चा बहुत देर तक सीलिंग को देखता रहता है या तो लाइट्स को या फैंस को, is that normal? Yes, it's definitely normal, क्योंकि वो मूवमेंट हो रही होती है, बच्चा लेटा होता है, and anything that moves will actually you know gain his attention. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेबी मेरा फेस, नेक या स्पेक्स जो पहने होते हैं उनको खींच लेता है, इज दैट नॉर्मल? Yes, it is absolutely normal. He's exploring. वो देखना चाहता है मेरे दादाजी के जो चश्मे हैं वो हाथ में मेरे कैसे फील होते हैं, और अगर हाथ में आ गए तो मेरे मुंह के अंदर कैसे फील होते हैं. तो हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन है और साथ में माउथिंग चल रही है, तो यू विल वांट टू ग्रैब एवरीथिंग. ग्रिप अभी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, बालों को पकड़ना स्ट्रांग हो जाता है, तो बेबी वुड वांट टू जस्ट ग्रैब ऑन टू एवरीथिंग एंड जस्ट पुट इट इन द माउथ. So Okay. again, a normal development milestone. Do not panic. Do not, be angry on the baby. Embrace it. Okay, next question. I think all the mothers are going to relate to this. We've all been there. जैसे ही मैं रूम से बाहर जाती हूँ, मेरा बच्चा रोने लग जाता है और फिर किसी काम में मन नहीं लगता. ये सेपरेशन एंजाइटी जो है, क्या इतनी जल्दी स्टार्ट हो जाती है? बिल्कुल. 9 महीने आपने बच्चे को पेट में रखा, अभी तो 3 to 5 मंथ्स, 3 4 5 6 महीने, 9 मंथ्स आउट भी नहीं हुए. तो इनिशियली तो बेबीज़ को ऐसा लगता है कि मैं अभी भी वूम में हूँ, मैं सेपरेट हुआ ही नहीं हूँ बच्चे माँ से. तो वो उस बच्चे को वो चीज़ समझने में ही इतना टाइम लग जाता है. एंड मदर इज़ मदर, तो मदर को तो कोई भी नहीं चाहता, कोई बच्चा नहीं चाहता कि मदर मेरे सामने से जाए. सो इट इज़, एंड मदर इज़ अ कम्फर्ट जोन फॉर द बेबी. बच्चा हर चीज़ में चाहता है कि माँ मेरे पास ही रहे. सो इट इज़ नॉर्मल. एंड कुछ टाइम बाद जाके तो बच्चा वो भी नहीं करेगा आफ्टर 2 years 3 years. Yes. तो this actually lasts for a very short span of time, and it will be okay. It's a phase, it will go. ब्यूटिफुल. अनदर क्वेश्चन, बेबी अब 3 months का हो गया है बट मिल्क उतना नहीं आ रहा है, तो व्हाट शुड आई डू? Oh, not enough milk is a very, very common doubt that most of the mothers have when they are 3 months postpartum. So what happens, 3 months के अंदर जो बॉडी होता है, इट स्टार्ट्स रेगुलेटिंग मिल्क. तो इनिशियली देयर इज लॉट ऑफ लीकेज. मदर्स रिलेट कर पाएंगी कि शुरुआत के अंदर जब वो ब्रेस्ट फीड कराती थी तो दूसरे मिल्क से दूसरे ब्रेस्ट से भी मिल्क लीक होता था. नाउ द बॉडी हैज़ रेगुलेटेड मिल्क. तो जब भी बेबी लैच करता है उस टाइम पर उसी ब्रेस्ट से मिल्क रिलीज होता है. Okay. एंड यू रियली डोंट नीड टू वरी इफ योर बेबी इज गेनिंग वेट, इफ योर बेबी इज स्लीपिंग nicely after a breastfeed, that means the baby is getting milk and the tummy is full. Also इस टाइम पर बच्चा जो पहले 40-45 minutes 30 minutes 25 minutes जो सकल करता था, that will drastically reduce to 5 minutes 10 minutes. वो 5 मिनट बस सकल करेगा, फटाफट से अपना टमी फुल करेगा, एंड बेबी विल लुक अराउंड और देखेगा अच्छा क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, कौन आया कौन गया, बिकॉज देर आर मोर important things for him to explore and see rather than drinking milk. And also the efficiency of suckling it increases because most of the babies they tend to double their weight by 3 to 5 months. Okay. तो अब जब वजन बढ़ गया है तो obviously the power of suckling, the efficiency of suckling will also increase and get better. So it is normal if your baby is gaining weight, and if your baby is active, your baby is sleeping well, please relax.
That clears the doubt of so many people. Thank you so much, doctor. थैंक यू. Now, again, I have a very interesting round, relax versus react. And I will ask you some questions or some statements given by mothers from various parts of the country again. And you have to respond like saying relax or react. ओके. All right, so should I start? या डेफिनेटली. बेबी अपने पैर पकड़ के खेलने लगता है. रिलैक्स. Okay. बेबी कभी कभी बिना रीज़न के अचानक चीखने लगता है, अपनी आवाज़ टेस्ट करने लगता है. बढ़िया, टेस्ट करने दो. रिलैक्स. ओके. बेबी फीट के बीच में अचानक इधर उधर देखने लगता है और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. रिलैक्स. ओके. नाउ बेबी अपने नेल से फेस को स्क्रैच कर रहा है. रिलैक्स. नेल्स को क्लिप करो. ओके. डायपर एरिया में रेडनेस बढ़ रही है और बेबी डायपर चेंज के वक्त रो रहा है. नो नो, यू हैव टू रिएक्ट. ओके. You have to go to the Yes. pediatrician or do something about it. ओके. बेबी को फीवर है और वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गया है. React, react, react. ऑल राइट, सो दीज आर द क्वेश्चंस एंड आई थिंक आज के सेशन से मदर्स को या फिर जो भी केयर टेकर्स हैं फॉर द बेबी उनको बहुत बहुत फ़ायदा हुआ होगा. एंड बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, आई थिंक वो डाउट्स जो हैं वो आज ज़रूर सॉल्व हो गए होंगे. मेरे I खुद hope के so. बहुत सारे डाउट्स सॉल्व हो गए थे. I'm glad. थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर कमिंग हियर, Thank बीइंग you अ पार्ट so ऑफ दिस much. शो. Thank you so much. 3 से 6 मंथ्स का फेज एक्चुअली बेबी के लाइफ का क्यूरोसिटी फेज होता है. ड्रूलिंग, रोलिंग, एक्सप्लोरिंग, हर दिन एक नया सरप्राइज. पेरेंट्स के लिए सिंपल रिमाइंडर, क्लीन जेंटली, प्रोटेक्ट बेबी स्किन और रूटीन्स को स्लोली बिल्ड करते रहिए बिकॉज बेबी केयर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने चाहिए. इट शुड बी स्टेप बाय स्टेप, विच इज़ एग्जैक्टली वॉट बेबी स्टेप्स टू बेबी केयर इज़ ऑल अबाउट. नेक्स्ट एपिसोड में हम मूव करेंगे 6 to 12 मंथ्स के फेज पर, जब बेबीज क्रॉलिंग स्टार्ट करते हैं, सॉलिड फूड्स इंट्रोड्यूस होते हैं और घर लिटरली एक मिनी एडवेंचर जोन बन जाता है.